दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच आज मध्य क्षेत्र की राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त स्यावा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव स्टूडियो पहुंची है। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चलते सीधे सवालों की ओर। मैं कुछ ही दिनों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। नगरी स्यावा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर आपकी मजबूत दावेदारी है। आपने पिछला चुनाव रिकॉर्ड 45,000 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार अगर पार्टी आपको विश्वास जताती है तो क्या पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, सिहावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 56, वर्तमान में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। अभी आपने जो सवाल पूछा है, मैं फर्स्ट बार 2018 के चुनाव में मैदान में उतरी थी और वहाँ जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। 45,436 वोटों से उन्होंने जिताया। और जब मैं चुनाव प्रचार में गई तो मुझे लगता नहीं था कि मैं चुनाव प्रचार में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं विजय जुलूस में आई हूँ। और उन्हीं का परिणाम है कि मैंने बहुत उत्साह के साथ 2 साल के कोरोना काल के बावजूद भी जो 3 साल टाइम मिला, कोरोना में हमने कोरोना का काम किया और 3 साल हमने विकास काम निरंतर जूझ करके माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। और वो जनता का प्यार को मैं भुला नहीं सकती। उन्होंने जो प्यार दिया, जिसकी बदौलत मुझे हौसला और उत्साह मिला और मैं निरंतर क्षेत्र में 18 घंटा काम की। लोगों के चाहे शादी ब्याह हो, चाहे छठी का कार्यक्रम हो, चाहे मृत्यु का कार्यक्रम हो, चाहे विकास का कार्यक्रम हो, चाहे मानस का कार्यक्रम हो, चाहे ऐसे अचानक कोई अपने उत्सव में बुलाए तो मैं हर जगह जो है पहुंची हूँ। यदि मैं बाहर हूँ, राज्य से बाहर हूँ कोई काम से, तभी मैं जा नहीं पाई हूँ, अन्यथा मैंने 18 घंटा काम किया है, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी प्रभावित है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ क्षेत्र की जनता कहती है कि इस बार तू ही जीताबो मैडम, तू ही ला टिकट मिलना चाहिए, ऐसा विश्वास करके वो बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस सोच के साथ मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ, वो सोच जो है पूरा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है और मेरे मन को बहुत सुकून और संतोष मिलता है। आपका 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आप क्षेत्र में ऐसा कौन सा कार्य किए हैं जिससे लोग वापस आपको विधायक मिलना चाहते हैं? आपकी उपलब्धि क्या रही है? मुख्य उपलब्धि, काम काफ़ी हुआ है, सड़क पानी बिजली के अलावा ऐसा जो काम है जो क्षेत्रवासियों की बहुत पुरानी मांग रही हो, जो आपके कार्यकाल में पूरा हुआ हो? काम तो मैंने जो है लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बजट मुझे मिला सिहावा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूली शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आवागमन का क्षेत्र हो, चाहे हमारी जो राम वनगमन पथ के तहत जो कार्यक्रम है उसके तहत हो, सभी क्षेत्र में जो है मैंने काम किया है। और मेरे क्षेत्र जो है जंगल है, पहाड़ है, नदी है, बांध है, तो उस हिसाब से जो है मेरे यहाँ जो बहुत यादगार काम हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है जितने भी पुल थे, बड़े बड़े पुल थे, बड़े बड़े जो बांध थे, नालियाँ थी, वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। किसानों को 1 किलोमीटर तक पानी ले जाने में बहुत तकलीफ होता था। वो सारे काम जो है मैंने लाया और वो काम हुआ है। वो बांधा बांध जो पिछले 20 साल से पट गए हैं, मैदान हो गया है, उसके लिए अभी 19 करोड़ का बजट मिला है उसको नए सिरे से लाने के लिए। और वहाँ के किसान मुझे चुनाव के समय बोले थे आपको जिता रहे हैं, ये काम करके देना, और वो स्वीकृत हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। वो बहुत बड़ा काम है। सोनूर नदी के पुल को जो है टेल एरिया तक पानी पहुँचाना था, उसके लिए भी लगभग 9 करोड़ का बजट आया है। वो भी लगभग वो काम भी पूरा हो गया है। उसी तरह से जो है जो बटनहरा 1, बटनहरा 2, महामल्ला बांध और लहसुनवाही जलाशय, सिरोदपुर और जो है ठाकरे बांध, जो है भूसी डोंगरी बांध, ये सब जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए जो है बजट आया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। इसी तरह मगल रोड के भी कई क्षेत्र हैं जिसके लिए बजट आया है।
तो मैं समझती हूँ कि किसान जो बहुत दिन से जो प्रतीक्षारत थे वो सब काम जो है वो पूरा हुआ है, चल रहा है और चुनाव के आते आते तक वो सब सारा काम हो जाएगा। और किसानों के हमारी जो सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, क्योंकि किसान जो है बरसों से उनको अपने ना तो उचित मूल्य मिल रहा था और ना ही वो बहुत ज़्यादा जो है कि कर्ज से भी लदे हुए थे। इससे किसान जो है परेशान थे। जैसे ही हमारी सरकार आई, किसानों को बहुत राहत दिया, उनके हित के लिए काम किया और ये जो उनको मेन जो है पानी मिलना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो काम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इससे मेरे क्षेत्र के किसान खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का हमेशा एक आरोप रहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था और वो आए दिन इस बात को लेकर हल्ला मचाते रहे हैं। आपके हिसाब से क्या विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का कोई मुद्दा उठेगा या ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा? देखिए, ये हमारे यहाँ जो है घोषणा पत्र जब बनाया गया था 36 बातें थी। 36 में लगभग सभी बातें पूर्ण हो गई है। शराबबंदी के लिए भी सरकार कदम उठा रही थी। तो ये एक राजनीतिक मामला ना हो करके सामाजिक मामला है। जब हमने नीचे उतर कर देखा तो सभी पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाई गई और ये भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जब मीटिंग का आयोजन हुआ है उनको बुलाया गया है, क्योंकि ये पूरे सभी लोगों का मामला है और जनता तो सभी की है, तो सभी के हित में काम करना है। तो ये लोग कभी उस मीटिंग में आए ही नहीं। और चूँकि भौगोलिक रूप से जब हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ जो चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है और कोरोना काल में भी तो बंद था, फिर भी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी और लोग जो है जहरीली शराब को पी रहे थे। तो सरकार के कान खड़े हो गए कि यदि हम एकदम से बंद कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए सर्वसम्मति से बंद करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिल्लाने के अलावा साथ नहीं दिया है। दूसरी ओर हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुखिया ये भी बोल दिए हैं कि जो ग्राम पंचायत सामान्य ग्राम सभा में यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है कि ये दुकान बंद होना है, यहाँ पर शराबबंदी है, अगर उस ढंग से प्रस्ताव पारित होकर अगर जाता है तो तुरंत सरकार बंद करने के लिए तैयार है। आपका क्षेत्र काफ़ी ट्राइबल बेल्ट माना जाता है, उस क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायतें काफ़ी मिलती रही है। धर्मांतरण को लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया, क्योंकि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन कम होना और वहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं, ऐसे में धर्मांतरण को रोकने के लिए आपके द्वारा कोई ठोस पहल या इसके लिए क्या योजना बनाई जानी ताकि इसको रोक लगाया जा सके? वहाँ आदिवासी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आदिवासियों में ऐसे किसी धर्म के प्रति गैर या बैर नहीं है, सबको समभाव दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारी सरकार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने जो है ज़्यादा चर्च बनाए हुए हैं और वही लोग ही धर्मांतरण की बात उठाते हैं। न क्षेत्र में धर्मांतरण की कोई बात करता है, न इस प्रकार का कोई माहौल है। शुरू में जब ये लोग कर रहे थे, जैसे कवर्धा में किए और उधर छत्तीसगढ़ के और क्षेत्र में हो रहा था, तो उसके पहले यहाँ एक बार जो है बेलर में इस ढंग से प्रयास किया गया उन लोगों ने और तब जो है एक घटना हुई थी कि पादरी को जाके मार दिया किसी ने, तो वो किसी अपने रिश्तेदार के बुलाए थे तब वो गए थे। तो गांव वालों ने कहा कि फिर वो लोग राजनीतिक इसको ला रहे थे उस ढंग से, ऐसा मुझे लगता है। तब गांव के जो लोग हैं प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो उन लोगों ने कहा कि अगर हमारे गांव का मामला है तो इसको हम लोग निपटेंगे, बाहर वालों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहीं पर वो बात जो है पटाक्षेप हो गई। बाकी और कहीं पर कोई मुझे मामला नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, उनको भी जो उसका जो होता है ना बनाने के लिए दाह संस्कार करने के लिए ज़मीन की मांग की गई थी, कलेक्टर साहब ने दे दिया है उसको ज़मीन। तो ऐसा तो वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से है, कोई इस ढंग से वातावरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, कांग्रेस की तरफ से घोषणा, हालांकि आपकी दावेदारी लगभग मजबूत है और मैं ऐसा मानता हूँ कि घोषणा की औपचारिकता शेष है, ऐसे में आपका मुकाबला अब श्रवण मरकाम से होता दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मुकाबले आसान था कि इस बार आपको ज़्यादा आसान रहेगा चुनाव जीतने में? देखो, चुनाव तो चुनाव होता है और हमको पूरे मनोबल के साथ जो है मैदान में उतरना है
और मैं कोई भी जीत को आसान नहीं मानती। हमको यदि जीतना है तो उसके लिए बराबर मेहनत करना पड़ेगा, बराबर योजना बनानी पड़ेगी और उस योजना के अनुसार, टाइम के अनुसार, समय नियोजन और कार्य विभाजन के अनुसार चलना पड़ेगा। और हमारी प्लानिंग तो ये है कि जिसको भी टिकट मिले, अभी तो टिकट नहीं मिली है, मैं विधायक हूँ, मेरे से अभी जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक किसी का टिकट वितरण नहीं होता है तब तक जो है क्षेत्र में काम करना है। तो मैं बराबर अभी 18 घंटा काम कर रही हूँ और बराबर क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लोगों का समर्थन मिल रहा है। बल्कि पेपर में आए दिन मैं सुन रही हूँ कि वो विपक्ष के लोग जा रहे हैं, उस गांव के लोगों ने भगा दिया, उस गांव के लोगों ने जो है घेर दिया, तो विरोध जो है बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो अब आने वाले समय में बताएंगे कि काम करेंगे उसके अनुसार हम कितने वोटों से। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार की अपेक्षा हम लोग और आगे ज़्यादा वोट से जीतेंगे अगर टिकट मुझे मिलती है तो। आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? कभी ऐसा कोई क्षण आया जिसमें आप, जो आपके मेमोरी में हमेशा याददाश्त करोगे, क्योंकि राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। आपने 5 साल का विधायकी कार्यकाल पूरा होने वाला है, क्या ऐसा कोई क्षण आया जिसमें आपको लगा कि आपने आत्मसंतुष्टि आपको मिली हो? ऐसा कोई काम आपके क्षेत्र में, क्योंकि राजनीति में काफ़ी लोगों से मिलना, लोगों की जुड़ाव रहता है, लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है, ऐसा कोई क्षण आया आपके जीवन में? मेरे जीवन में तो रोज़ क्षण आता है और चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी, मैं नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ पढ़ाई हूँ, शोध भी की हूँ और 6 लोग को PhD भी कराई हूँ। मैं निर्देशक थी पंडित रविशंकर शुक्ला की। तो मुझे मेरा इंटरेस्ट था, मैं साहब को बोलती थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, बहुत पढ़ा ली, अब मेरा मन उधरी करता है। तो पहले तो ये मना करते थे, फिर उसके बाद जो है बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह सेटल हो गए, तब परिवार के लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि आप जा सकती हो करके। तो मैं जब आई, फील्ड में आई, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहले बार आई हूँ। बहुत अच्छा लगता था लोगों के बीच जाना, उनकी समस्या को सुनना, उनकी समस्या को तत्काल हल कर दूँ, क्या ना कर दूँ, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन नौकरशाही रवैया जो है कोई भी काम को बहुत जल्दी करने में रोड़ा है। इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। अगर नौकरशाही जो है सही समय पर विधायक की बात सुन ले तो कोई भी काम कठिन नहीं है। और जब मैं विधानसभा में बैठती हूँ, कानून जब बनता है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं सही जगह पे बैठी हूँ और मैं क्षेत्र की जनता के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रही हूँ। और पार्टी यदि जो भी काम दे उसको मैं बहुत उत्साह से करना चाहती हूँ। और रोमांच का क्षण कहूँ तो हमारे यहाँ राम वनगमन पथ आया, तो उस समय जो है हमारे मुखिया जी जो है कर्णेश्वर महादेव के मंदिर में जा रहे थे, तब रास्ते में पूछा कि तुम्हारे यहाँ कोई सर्किट हाउस है क्या, पूछा है क्या रिसॉर्ट? तो मैंने कहा नहीं है साहब, ये बना दीजिए करके। और कहाँ पर बनाओगी? तो जिस समय हम लोग जगह पे पहुँचे थे जहाँ पर अभी बना है, मैं बोली ये टेपरी जो बना है वो वहीं पर ही जो है बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो कुछ महीनों के बाद जो है वो काम चालू हुआ और आज हमारे यहाँ 30 फीट का भव्य भगवान राम की मूर्ति खड़ी हुई है, रिसॉर्ट भी बन रहा है, बहुत सुंदर। मतलब आने वाले समय में वो बहुत जगह अच्छी होगी, लोगों को वहाँ जाने पे अच्छा लगेगा क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है। और मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये जो है हमारे यहाँ जो है क्षेत्र जो है पूरा उस रूप में जाना जाए, क्या कहना चाहिए उसको, पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाए। और वहाँ से महानदी निकली है, तो चुनाव के बाद यदि मुझे टिकट मिलता है तो सबसे पहले जो हमारे महानदी उद्गम स्थल का जो बहाव है वो दिखाई नहीं देता है, तो उस पर मैं सर्च करूँगी, काम करूँगी और वहाँ पर के स्थल को सौंदर्यीकरण के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने दिखाया, आशीर्वाद लेने के लिए भी वो गए, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि यहाँ पर का बजट बनाऊँ। तो अगर सरकार में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी रहते हैं और मैं मान लो विधायक रहती हूँ, तो निश्चित तौर से उस जगह को मैं करके धन्य हो जाऊँगी। मुझे लगेगा कि मैंने महानदी के लिए, चित्रोत्पला माता के लिए मैंने कुछ किया है, ये मेरे मन में संतुष्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल जी ने बहुत सारी योजनाएं
गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं चल रखी है। आपके नज़र में सबसे बड़ी योजना किसको मानते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसको आप लगता है कि ये नंबर 1 योजना रही है भूपेश बघेल सरकार की, उपलब्धि किसको मानते हैं आप? मेरा जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वनांचल है, और उन्होंने उस क्षेत्र के हिसाब से जो काम किया है उसमें सबसे बड़ी योजना मैं वन अधिकार पट्टा को मानती हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड थी, लोग बहुत आक्रोशित थे और 2005 के अधिनियम के तहत जो वन अधिकार पट्टा, वन सामुदायिक अधिकार पट्टा, व्यक्तिगत अधिकार पट्टा नगरीय क्षेत्र में नगरी को मिला, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरे क्षेत्र के लोग जो है पेशा कानून के लिए घर से बाहर निकल कर आंदोलन कर रहे थे, तो पेशा कानून भी उन्होंने जो है बनाया और पंचायत को पूरा अधिकार दिया। साथ ही मिलेट मिशन योजना के तहत कोदो, कुटकी, रागी, इसको भी उन्होंने जो है समर्थन मूल्य दिया, वो भी बहुत बड़ी योजना थी जो राहत मिलेगी। और वन उपज जो पहले 7 प्रकार के थे, अब 65 प्रकार के वन उपज को समर्थन मूल्य में लिया जा रहा है, तो ये मेरे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। इससे निश्चित तौर से आदिवासी समृद्ध होंगे और ना उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कत होगी, ना शादी ब्याह के लिए दिक्कत होगी, वो भी आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि खेत के धान के साथ साथ राजीव किसान न्याय योजना के साथ साथ गोधन न्याय योजना के साथ साथ ये सुविधाएं यदि मिलती हैं, साथ ही साथ जो बच्चों की जो फीस जो माफ़ किया है कंपटीशन में, वो बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि बच्चे 1-2 दिन एक बार थक हार के अब कहाँ मिलेगी करके छोड़ देते थे, लेकिन अब बच्चों में उत्साह, जितना भी एग्ज़ाम दे दूँ कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा स्थान, ये जो है उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता जो दिया जा रहा है वो भी बहुत बड़ी है, और भूमिहीन किसान न्याय योजना भी जो दिया जा रहा है वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तीज त्यौहार को बढ़ावा देने के लिए, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया उससे लोगों में नई एनर्जी, नया उत्साह देखने को मिलता है। तो ये जो बेसिक स्थानीय योजना आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में भी इस ढंग से कार्य कहीं नहीं हुआ है। और हम भारत के लिए महाशक्ति का जो सपना देखते हैं, तो वो महाशक्ति का सपना तब होगा जब गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और पूरे गांव से विकास यदि ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वो विकास जो स्थायी होता है, और इससे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बहुत आगे जाएगी। और ये जो योजना है ये तो आज़ादी के बाद शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ अभी अभी शुरू हुआ, और 15 साल तक जो हमारे विपक्ष की सरकार थी उन्होंने बिल्कुल इधर ध्यान नहीं दिया, जिससे जनता बहुत नाराज़ थी, निराश थी। और अभी जो है इस ढंग से जो नीतियाँ बनी हैं उससे छत्तीसगढ़ के लोगों में नया उत्साह और संचार देखने को मिलता है, और चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल ऐसा दिखता है कि भूपेश है तो भरोसा है, और ऐसे भरोसे वाली सरकार हमको और कभी नहीं मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। जब मैं क्षेत्र के दौरा में जाती हूँ तो मुझे ये काम जो है बहुत अच्छा लगता है, और ये सही में बहुत महत्वपूर्ण बात है जनता के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ के ट्रेनों की हालत आप देख रहे हो। आम आदमी इतना परेशान है, कभी भी ट्रेनें, हजारों ट्रेन से सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है। ऐसे में भाजपा के लोगों का यह दावा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस दावे को आप कैसा मानते हैं? ये दावा जो है जनता के साथ छल है, जनता के साथ कपट कर रहे हैं। लच्छेदार भाषणों से कुछ नहीं होता, यथार्थ में काम दिखाई देना चाहिए। जितने भी प्रधानमंत्री हुए आज़ादी के बाद, हम लोग जो है बहुत गंभीरता से लेते हैं, और प्रधानमंत्री मतलब देश का प्रथम व्यक्ति, वो कितना अच्छा उनके बारे में सोच, आदर्श की सोच जो होती है वो इस प्रधानमंत्री में नहीं दिखाई देता है ना। ये जैसे यहाँ संघीय प्रणाली है तो धन के बंटवारे में भी भेदभाव है ना, जो चीज़ उसका नहीं है उसमें भी अपना है, ये झूठ है ना। और
ठीक है, अपोजिट केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, अपोजिट सरकार होती है। कांग्रेस भी केंद्र में थी लेकिन कभी इस ढंग से राज्यों के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिमंडल किसी को काम करने नहीं दे रहा है, पूरा भय का वातावरण बना के रखेगा। तो भाई लोकतंत्र है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन ये कोई बोला मतलब उसके विरुद्ध जो है ईडी और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं। और आप देखिए जब खाद की कितनी ब्लैक मेलिंग की गई, धान लेने के बारे में भी कितना जो है अन्याय किया है छत्तीसगढ़ के साथ। यदि इसी धान के लिए जो है कोई यदि जो है अगर कोई छोटे उद्योग खोल देते हैं, जैसे कि वो बनाने की बात कर रहे थे बायोडीजल, एथेनॉल, तो वो यदि परमिशन दे देते तो छत्तीसगढ़ और ज़्यादा खुशहाल रहता। लोग जो बेरोजगारी दर जो है हमारी जो अभी बहुत कम है वो भी ख़त्म हो जाती। लेकिन इतना भेदभाव, इतना जाति धर्म के प्रति भेदभाव, नफरत की भावना है ना। आप देखे होंगे कि पूरा इंडिया जो है कितना जो है नफरत के उस माहौल से जो है गुजर रहा था। लोग भयभीत थे और हमारे आदिवासी वर्ग तो और बहुत ज़्यादा भयभीत है उनकी नीतियों से। कैसे भयभीत है? एक तरफ वो बोलते हैं जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, जनजातियों का गौरव होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहा है। एक और कितनी अन्याय की बात। और दूसरी ओर उसके मुख्यमंत्री उसको बिठा के चरण धो रहे हैं, कितनी हास्यास्पद स्थिति है। चलो ये तो छोटी मोटी बात हुई। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में देखिए वहाँ के लोग कितने दहशत में, वहाँ की महिलाएं कितने दहशत में, उनकी स्थिति को देखकर पूरा भारत के आदिवासी स्तब्ध रह गए हैं। और ये कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में दिखाई देगा। और कोई राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी बात करते हैं, चांद की बात। हालांकि सब ये पुरानी बात हो गई। कांग्रेस सरकार ने चाहे क्या बोलते हैं चांद की बन जाने की बात कहें, चाहे जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा तो कितने बार कांग्रेस को गवर्नमेंट की, लेकिन कभी इस ढंग से जनता को ब्लैकमेल नहीं किए। और इन्होंने जो है अग्निवीर जो बनाया है 4 साल की नौकरी, कितनी मतलब नौकरी करने वाले करें कि ना करें, उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। नोटबंदी वो भी बहुत ज़्यादा भयावह है, महंगाई वो भी अभी बहुत ज़्यादा भयावह है। तो ऐसी स्थिति में जनता क्या सोचेगी? और सबसे बड़ी बात दुखदाई ये है कि सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। हमारे नगर नार के लिए भी जो है नज़र गड़ाए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको दे दो, हम चला लेंगे, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, वो हमारा रहेगा। उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे आदर की भावना पैदा करें? और इनके विपक्षी दल जो है भाई चुनाव राज्य का हो रहा है, वो सारा प्रधानमंत्री की बात को बताते हैं, है ना। तो एक राज्य का चुनाव भाई ये होता है, सत्ता में आने वाला हम क्या करेंगे वो बताता है। सत्ता में जो रहा है वो बोलते हैं कि हमने ये कराया। तो ये लोग जो है, छत्तीसगढ़ राज्य एक छोटा सा राज्य है और केंद्र की बड़ी बड़ी नीतियों को यहाँ बताते हैं। एक एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री आवास की योजना। तो प्रधानमंत्री आवास ये तो इंदिरा गांधी के समय से थी। इंदिरा गांधी ने जो है राज्य को 10 और केंद्र सरकार 90, इनने नाम बदल दिया प्रधानमंत्री आवास। इनकी नाम बदलने की आदत है। प्रधानमंत्री आवास कर दिया, तो प्रधानमंत्री आवास कर दिया तो 90 और 10 चलना चाहिए कि नहीं? या तो जो भी बात है बजट के पहले होना चाहिए। अब बजट के बाद एकदम से कहते हैं कि 40 तुम करो, 60 हम करेंगे, तो राज्य सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी? तब भी हमारे जो मुखिया ने जो है ने कहा कि एक बार जो बहुत दिन हो गया सर्वे नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है, आप जनगणना करा दीजिए, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है ले लीजिए। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। तब हमारे इनकी जो विपक्षी रवैया जो है कितना गलत, जनता के पास जा जा के भड़काना, सही बात को ना बताना और गलत बात के आधार पर आवेदन मांगना कि हम दिला देंगे। अरे मुखिया जो है छत्तीसगढ़ का कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी कहाँ से आवाज़ दिलाएगी? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो है अभी भरोसे का सम्मेलन हुआ बलौदा बाजार में,
तब जो है लोगों के खाते में जो है 25-25 प्रथम किस्त डाला है। और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, केंद्र सरकार ना दे, लेकिन आप मेरे जनता हो, मैं जनता के हर कष्ट को दूर करूँगा। और उन्होंने जो है आवास बनाने का आश्वासन जो है दिया है। तो ये होता है मुखिया की बातें, लेकिन हमारे केंद्र के मुखिया पता नहीं उनके नेता लोग भड़काते हैं, उसके चक्कर में ऐसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक निष्पक्ष भूमिका अदा करना चाहिए। जनता के जो सुख और दुख या क्षेत्र की या प्रदेश की या देश की जनता की जो स्थिति है, तासीर है, उसको जान करके जो है काम करना चाहिए। इस ढंग से जो है जुमलेबाज और झूठ की बात नहीं करना चाहिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्हें लोग प्रेम से कका बोलते हैं, जी। और कका का इस बार का नारा है अब की बार 75 पार। तो क्या आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता एक बार कांग्रेस के लाडले नेता कका, जिनका 75 पार का नारा है, क्या इस बार उसको पार कर लेंगे आप लोग? देखिए, अब की बार 75 की पार, और हमारे काका ने बहुत काम किया है। हम लोग भी देखते हैं कि वो मुश्किल से सोते भी हैं कि नहीं सोते हैं। पूरे टाइम क्षेत्र के दौरे में लोगों की समस्याओं को सुनने में, और हम लोग को भी आदेश रहता है कि आप क्षेत्र में पूरे टाइम डटे रहो। और जिस ढंग से हम 18-19 घंटे काम किए, वो तो प्रदेश के मुखिया हैं, वो कितने घंटे सोते रहे होंगे, कितने घंटा काम करते होंगे। और उनका मनोबल और उत्साह को मैं प्रणाम करती हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के मुखिया और माटी पुत्र, किसान पुत्र होने के नाते उन्होंने छत्तीसगढ़ को जो दिया है उसको कोई नहीं भूल सकता, इसलिए सब उसको काका कहते हैं। और हर विधानसभा में उन्होंने जन चौपाल किया है, और जन चौपाल में जनता ने जो मांगा, किसी को नहीं दूंगा नहीं बोले हैं, सब दिए हैं, और वो सब काम चालू है। इसके अलावा क्षेत्र की जो विकास है, छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी चाहते थे स्वराजी गांव, है ना, तो उसके तहत उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं और उसके अनुसार जो काम धड़ाधड़ किए हैं, और सब लोगों ने उनको सहयोग भी दिया है। तो इसीलिए ही लोग जनप्रिय नेता है, और इसीलिए काका के नाम से पुकारते हैं। आप जन चौपाल में भी देखें तो सब काका काका ही बोलते हैं उनको। तो इतना प्यार दुलार दिए हैं और काम किए हैं। तो जो 75 पार का नारा है, तो वो काम के अनुसार ही हम लोग नारा लगाए हैं, और काम के अनुसार जनता भी खुश है। वो चाहती है कि इस बार भी हम कांग्रेस की सत्ता बनाए तो निश्चित तौर से 75 पार होगा ही। धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में के लिए आज हमारे बीच राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नगरीय सियावा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित रही। मैं उनका धन्यवाद बोलता हूँ। अगली बार एक नए मेहमान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।